हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। बहुत से लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री फंक्शन करती है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझना चाह रहे हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो उसी टॉपिक पर होगा। सॉरी। तो बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, और बहुत सारे लोग हैं वो। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फिल्म मेकिंग में ध्यान देना पड़ता है, कैसे क्या क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियोस में भी कई वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले तो आइडिया आता है। वो किसी को भी आ सकता है, कोई भी फर्स्ट स्टेप कोई भी ले सकता है। एक अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसे कोई फिल्म बनानी है तो वो राइटर हायर करेगा। अगर उसके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो वो राइटर को बोलेगा इसको डेवलप करो। अगर उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या पर्टिकुलर जॉनर में वो फिल्म बनाना चाहता है, थ्रिलर बनाना चाहता है, कॉमेडी बनाना चाहता है, तो वो राइटर को बोलता है कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट लेकर आ पाओ। ये प्रोड्यूसर की साइड से अप्रोच हो गया। कई बार राइटर्स होते हैं जो पूरा अपना प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, फिर वो प्रोड्यूसर्स के पास लेकर जाते हैं और उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। अगर प्रोड्यूसर को अच्छा लगता है और चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो करते हैं। कई बार डायरेक्टर को कुछ कॉन्सेप्ट बनाना है, वो राइटर पहले हायर करता है, वो दोनों मिलकर पूरी स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं, फिर प्रोड्यूसर के पास लेकर जाते हैं। हम जो मोटा मोटा बात करेंगे इंटायर चीज़, वो बात करेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे। चीज़ें कई तरह से होती हैं, बट हम बात करेंगे कॉरपोरेट जब से आया है इंडस्ट्री में उसके बाद किस तरह से फंक्शन हो रही है इंडस्ट्री। मोस्टली हम उस पर फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसके अलावा और भी तरह से फिल्में बनती हैं, जिस तरह से आपका बजट होता है, जिस तरह से चीज़ें होती है, बट उस पर हम छोटी मोटी चीज़ें अगर बीच में मुझे याद आएंगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं है। वो तो प्रोसेस जिस हिसाब से आपका बजट होता है उस हिसाब से आप चेंज करते जाते हो, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस में, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो जब नहीं होते हैं पैसे तो आप छोटे लेवल पे किसी भी तरह से करते हो। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा कि छोटे बजट में किस तरह से अपनी खुद की फिल्म बना सकते हैं। एनीवे, तो आइडिया कहीं से भी आ जाता है। प्रोड्यूसर का आइडिया हो सकता है, राइटर का आइडिया हो सकता है, या डायरेक्टर का आइडिया हो सकता है। जो टेलीविज़न चैनल हैं या OTT प्लेटफॉर्म में, उनकी तरफ से भी कई बार प्रोडक्शन हाउस को बोला जाता है कि आप इस टॉपिक पे कुछ हमको बना कर दीजिए जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन होते हैं। तो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती है। तो सबसे पहले जो होता है, राइटर आता है ऑन बोर्ड, उसके बाद डायरेक्टर हायर होता है। डायरेक्टर और राइटर हायर होते हैं। वो सबसे पहले जो भी, अगर आपकी फिल्म है या वेब सीरीज़ है, फिल्म है तो उसका पूरा डिटेल स्टोरी लिखते हैं। अगर आपका वेब सीरीज़ है तो उसकी एपिसोडिक लाइनअप रेडी करते हैं कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या क्या होगा और ये कितने एपिसोड की एक सीरीज़ होगी। इसी तरह टेलीविज़न में होता है। टेलीविज़न में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, करीब 100 या 120 एपिसोड या 50 एपिसोड वो आपसे मांगते हैं लाइनअप। तो 50 एपिसोड का आपको लाइनअप देना पड़ता है। अगर टीवी सीरियल है तो मिनिमम 50-55 एपिसोड आपको देने ही पड़ते हैं। ब्रॉड स्टोरी तो वो 200-300 एपिसोड की मांगते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से सोच कर चलते हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं उधर। तो ये होता है। तो फर्स्ट स्टेप वो इसको डेवलप करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन में डायरेक्टर जब हायर होता है उसके साथ एक असिस्टेंट हायर होता है, वो जो उसका एसोसिएट होता है, जो उसका राइट हैंड होता है। तो स्टोरी के साथ साथ जब डिटेल स्टोरी आती है तो फिर वो डायरेक्टर के साथ मिलके बहुत सारे रेफरेंसेस निकालते हैं कि फिल्म से रिलेटेड रेफरेंसेस होते हैं। लोकेशंस किस तरह से होंगे, उनके कैरेक्टर के कपड़े किस तरह के होंगे, उनके घर किस तरह के होंगे, फिल्म का लुक किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल धर्मा प्रोडक्शन का लुक एक अलग आता है, अनुराग कश्यप का लुक एक अलग आता है फिल्मों का। तो उस तरह से एक लुक डिसाइड होता है कि हम इस लुक में जाएंगे। उसके बाद राइटर डायरेक्टर मिलकर लाइनअप रेडी होने के बाद सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन रेडी करते हैं। एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन बनाते हैं, उसका पूरा डिटेल होता है एक कैरेक्टर का। उसके साथ साथ ऑडिशन स्क्रिप्ट्स होती हैं जो राइटर लिखता है। मोस्टली हर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर ऑडिशन स्क्रिप्ट होती है, और कई बार हर कैरेक्टर के हिसाब से सिनॉप्सिस भी लिखे जाते हैं।
क्योंकि वो बहुत कम होता है। हालांकि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, एक यूनिवर्सल सिनॉप्सिस ही लोग रखते हैं। उस सिनॉप्सिस में क्या होता है, जो मेन आपका कैरेक्टर है, जो आपको एक नोन फेस लेना है, उसको ध्यान में रख के एक यूनिवर्सल सिनॉप्सिस लिखा जाता है, वही सबको भेजा जाता है। अलग अलग सिनॉप्सिस कैरेक्टर के हिसाब से तब लिखे जाते हैं जब आपकी फिल्म बहुत बड़ी हो और बहुत बड़े बड़े एक्टरों को अप्रोच कर रहे हो, ताकि उनको उनके हिसाब से जब सिनॉप्सिस लिखे जाते हैं तो उन्हें भी लगे कि मेरे लिए स्क्रिप्ट में बहुत कुछ है, वो उस हिसाब से समझे चीज़ों को। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये इम्पॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, हर कैरेक्टर के हिसाब से भी सिनॉप्सिस लिखना चाहिए, चाहे बड़े एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे छोटी फिल्म बना रहे हैं, चाहे बड़ी फिल्म बना रहे हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से सिनॉप्सिस लिखते हो तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फिल्म को देख पाता है, क्योंकि आपने जो पूरी स्टोरी उसको नरेट की है, जो सिनॉप्सिस में लिखी है, वो वही है कि आपके हिसाब से आपका क्या क्या है और किस तरह से आप पूरी फिल्म में दिखने वाले हैं, किस तरह से आपका क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, तो वो समझ पाता है, वो अच्छे से समझ पाएगा कि उसको ये फिल्म करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वेब सीरीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, टीवी शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से चीज़ों को समझ पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका सबसे पहले हायर होता है कास्टिंग डायरेक्टर, और सबसे लास्ट तक वही काम चलता रहता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर आप हायर करते हैं, उनको सारा कैरेक्टराइजेशन दे देते हैं, सिनॉप्सिस दे देते हैं और ऑडिशन स्क्रिप्ट दे देते हैं, और वो आपको रेफरेंसेस दे देते हैं। बेसिकली एक पीपीटी आप बना के देते हैं हर कैरेक्टर के हिसाब से। उसमें सिनॉप्सिस होता है उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, उसके कपड़े होते हैं, वो किस तरह का दिखने वाला है, किस तरह से दिखने वाला है, वो सारा डिटेल होता है। अगर आप बड़े सेलिब्रिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो इस तरह से होता है। बाकी नॉर्मल भी यही एक प्रॉपर पीपीटी, आपको यूनिवर्सल पीपीटी बनानी पड़ती है। एक अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो एक सिनॉप्सिस होगा, उसमें यूनिवर्सल सिनॉप्सिस होता है, हर किसी को आप वही भेजते हो। छोटे प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन होते हैं उनके, और उनका लुक होता है फिल्म में कैसा है। तो ये आप पीपीटी बनाकर आप कास्टिंग डायरेक्टर को देते हो। इसके साथ साथ आप ऑडिशन स्क्रिप्ट भी देते हो। एज ग्रुप क्या है वो सारी डिटेल आप, एज ग्रुप क्या है, लुक किस तरह का चाहिए, डिक्शन किस तरह का होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए कैरेक्टर का। कई बार बहुत नेचुरल फिल्म बना रहे हैं आप, तो अगर कोई यूपी का कैरेक्टर, तो आप चाहेंगे यूपी का ही कैरेक्टर कास्ट हो, ताकि वो लैंग्वेज के साथ और कल्चर के साथ फ्रेंडली हो सके। तो ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप दे देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को, तो कास्टिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद का जो अगला प्रोसेस है, राइटर और डायरेक्टर मिलकर, एसोसिएट डायरेक्टर, तीनों मिलकर एक पूरा स्क्रीन प्ले डेवलप करते हैं। इसमें कई बार राइटर के असिस्टेंट भी रहते हैं। तो ये सब लोग मिलकर क्रिएटिव जितना भी प्रोसेस है, पूरा राइटिंग का प्रोसेस होता है। राइटिंग में 3 प्रोसेस होते हैं। स्टोरी आप पहले लिख लेते हैं, डिटेल स्टोरी, सिनॉप्सिस कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करने से पहले। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, आप पहले स्क्रीन प्ले लिखते हैं, फिर आप डायलॉग्स लिखते हैं, और फिर स्क्रीन प्ले डायलॉग को मिलाकर आप एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। पूरी ये स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, इस पर हम कभी डिटेल में कोई एक और वीडियो पे बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आज मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और किस तरह से उनका रोल होता है। अगर आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करके मुझे बताएं या मुझे मेल करके बताएं। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में जो टॉपिक होगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो डिमांड में नहीं होगा उस पर नहीं बनाऊंगा। प्रायोरिटी वाइज जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है उससे लेकर नीचे की तरफ चलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक पर जो आप चाह रहे हो उस पर वीडियो बने, चाहे उसके लिए सिर्फ आपने ही क्यों ना कमेंट किया हो या आपने ही क्यों ना मेल किया हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर होता है। कास्टिंग स्टार्ट होती है, पूरी स्क्रिप्ट और वो लिखा जाता है, करीब 1-1.5 महीना इसमें जाता है। स्क्रिप्ट आप समझ लीजिए लास्ट तक चलती रहती है। शूटिंग वाले दिन भी आप स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट आप 1 महीने या 1.5 महीने में रेडी कर लेते हैं, और कास्टिंग भी लास्ट तक चलती रहती है। सबसे पहले कास्टिंग स्टार्ट होती है, लास्ट तक चलती रहती है। रीज़न उसका ये होता है कि जब तक आपको सब कुछ लॉक नहीं होता, आपकी स्क्रिप्ट लॉक नहीं होती, लोकेशंस लॉक नहीं होती, बाकी चीज़ें लॉक नहीं होती, आप सोचते हो कि ऑप्शंस और आ जाए ताकि आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सको। तो इसलिए वो लास्ट तक चलता रहता है। तो
एनीवे स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रीन प्ले डायलॉग जब आ जाते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, तब एक शेड्यूल बनता है जो आपका एसोसिएट बनाता है। फिर तब एक डायरेक्शन की पूरी टीम हायर होती है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हायर होता है, प्रॉपर्टीज़ हायर होती है, प्रॉपर्टीज़ को हम देखेगा वो हायर होता है। तो पूरी डायरेक्शन टीम आती है, वो अपने हिसाब से हर हर एक असिस्टेंट डायरेक्टर का एक काम होता है, वो उस हिसाब से स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करता है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट के हिसाब से कॉस्ट्यूम का ब्रेक डाउन करता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के कितने चेंजेस लगने वाले हैं और कितने कॉस्ट्यूम यूज़ होने वाले हैं और कितने बाकी सारी चीज़ें देखता है। जो आपका चीफ असिस्टेंट होता है वह शेड्यूल बनाता है कि कितने दिन में हम इस फिल्म को ख़त्म कर पाएंगे, कितने सीन कर पाएंगे एक एक दिन में। वो पूरा डायरेक्टर के साथ मीटिंग करके वो सब फाइनल करते हैं, कितने कैरेक्टर के एक लोकेशन पे कितने सीन है। प्रॉपर जो स्टोरी का ब्रेकडाउन आप करते हैं वो प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है, लोकेशन वाइज डिवाइड होते हैं। आपके टोटल कितने एक्टर लगने वाले हैं, उनकी कास्टिंग, तो मेन कैरेक्टर की कास्टिंग डायरेक्टर को आप पहले डिटेल देते हैं, बाद में छोटे मोटे कैरेक्टर्स की आप और देते हैं। तो टोटल कितने कैरेक्टर लगने वाले हैं फिल्म में, कितनी लोकेशंस हैं, कितने गाने हैं, वो कितने कितने दिन में क्या क्या शूट होगा, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद और भी टीम हायर होती है। इसके बाद आपका प्रोडक्शन हेड हायर होता है, कमर्शियल हेड बोलते हैं, हेड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, तो वो हायर होता है। ठीक है, जब आप ये डिटेल निकाल लेते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हायर होता है, आर्ट डायरेक्टर हायर होता है और कैमरामैन आपका हायर होता है। कैमरामैन थोड़ा पहले भी हायर हो जाता है, अगर डायरेक्टर चाह रहा है कि उसको स्क्रीन प्ले में भी उसको इन्वॉल्व करना है तो वो हायर करते हैं। डिज़ाइनर ये सारे लोग हायर होते हैं। जो मेन डिपार्टमेंट के HODs हैं वो हायर किए जाते हैं। अब सब डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम शुरू करता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आप डायरेक्शन वाले रेफरेंसेस निकालते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि आप डिज़ाइनर को वो रेफरेंसेस दिखाते नहीं हो, तो आप उसको सिर्फ कैरेक्टर को और बाकी चीज़ों का ब्रीफ देते हो, आप उसको स्क्रिप्ट देते हो और वो स्क्रिप्ट पढ़ के वो डिसाइड खुद करके आता है कि किस तरह के कैरेक्टर का क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए। तो वो किस तरह का किस कैरेक्टर का क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए वो डिसाइड करता है और वो अपने रेफरेंसेस आपको दिखाता है। फिर जो आपके रेफरेंसेस होते हैं वो आप दिखाते हो, फिर मिलकर लोग डिसाइड करते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए। कई बार डायरेक्टर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कुछ चीज़ों को, तो जो उन्होंने रिसर्च की और कर रखी है पहले से कि कॉस्ट्यूम किस तरह का क्या होना चाहिए, वो बता देते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को। मोस्टली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर खुद करता है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बता रहे हो कि उसको किस तरह का कॉस्ट्यूम देना है तो फिर उसके काम पर आप डाउट कर रहे हो, इसका मतलब। तो मोस्टली लोग ये अवॉइड करते हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपना काम खुद करता है, वो सारे रेफरेंसेस वो सारी चीज़ें खुद निकालता है। बाकी चीज़ें पर धीरे धीरे फिर डिसीजन जो होता है वो डायरेक्टर का फाइनल होता है। फिर वो जो उनके जो डिस्कशन है, जो चीज़ें हैं, वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से उनको क्या करना है। ये इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, जो मेन टॉपिक है, आपने फिर HODs हायर होते हैं, सॉरी, फिर आपने प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन जो हेड है वो हायर कर चुके होते हैं। फिर वो अपनी टीम हायर करते हैं। फिर वो सारे वेंडर्स लॉक करते हैं, मतलब कैमरा कहाँ से आएगा वो लॉक होता है, आपका लाइट कहाँ से आएगा वो लॉक होगा, स्पॉट कौन देखेगा, मेकअप कौन होगा। कई बार आर्टिस्ट के अपने पर्सनल मेकअप मैन होते हैं, ठीक है। और अगर कुछ आर्टिस्ट लॉक होते जाते हैं तो उनसे फाइनेंशियली जो बातें हैं, जो भी डीलिंग है, वो आपका EP रखते हैं आप, EP करता है या प्रोडक्शन हेड करता है। इस तरह से पूरी प्रोडक्शन टीम हायर हो जाती है, डायरेक्शन टीम हायर हो जाती है और ये सारे अपने अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह से आर्ट डायरेक्टर, जिस तरह से कॉस्ट्यूम होता है उसी तरह से आर्ट डायरेक्टर अपने रेफरेंसेस निकाल के लाता है कि ये लोकेशन इस तरह से होना चाहिए, चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़, अगर कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लग रही है तो वो बताता है आपको। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन का सेट लगाना है, पर्टिकुलर वे में आपको शूट करना है, तो उसका भी जब आप क्या बोलते हैं, जब आप सॉरी उसका भी वो पूरा एक मिनिएचर बनाकर आपको देता है कि मेरे हिसाब से इसका लुक किस तरह से होना चाहिए। वो लुक पूरा मिनिएचर में एक पर्टिकुलर सेट पूरा दिखाता है आपको कि इस तरह से मैं बनाऊंगा, डिज़ाइन करूंगा। फिर मिलकर सब डिसीजन होते हैं कि किस तरह का लुक रहे, किस तरह की लोकेशंस रहेंगी, किस तरह का कॉस्ट्यूम्स रहेंगी, ये सब चीज़ें लॉक होती हैं। कॉस्ट्यूम चेंज भी होता है जब आपका आर्टिस्ट लॉक होता है। कई बार आर्टिस्ट के हिसाब से जो आपने लुक डिसाइड किया होता है वो नहीं जा रहा होता, तो जब आर्टिस्ट लॉक होता है तो भी लुक कई बार सफल होता है। तो एक टेंटेटिव चीज़ें ये इस तरह से, एक होमवर्क जो आपका होता है वो आप इस तरह से कर लेते हो। इसके बाद डेडलाइन डिसाइड होती हैं। डेडलाइन का मतलब आप कब लोकेशंस लॉक करोगे, कहाँ कहाँ पे आपका शूट करने वाला है, कितने दिन में आप शूट करने वाले हो, शेड्यूल लॉक करोगे,
आर्टिस्ट कास्टिंग कब आपको लॉक करना है, इस तरह की सारे वेंडर्स और जो भी कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी चीज़ें होनी हैं वो किस डेट में ख़त्म होगी। तो इस तरह से जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, आपका सारा क्रिएटिव होमवर्क जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप डेडलाइन डिसाइड करते हो कि तो आपको अप्रॉक्सीमेट पता चल जाता है कि आप किस डेट से शूट स्टार्ट कर सकते हो, फ्लोर पे जा सकते हो। वो आप सारी चीज़ें जब आप निकालते हो, कैलकुलेशन करते हो कि भाई रेकी में इतना टाइम हमको जाएगा, अभी शेड्यूल लॉक करने में इतना जाएगा, अभी सिनेमाटोग्राफर के साथ बैठकर इतना टाइम लगेगा, शॉर्ट डिवीज़न में अभी इतना टाइम मुझे और लगेगा, कॉस्ट्यूम फाइनल करना है, परचेज करना है, बनवाने हैं तो उसमें इतना टाइम जाएगा, सेट डिज़ाइन करना है तो उसमें कितना टाइम जाएगा। तो वो सारी चीज़ें सब लोगों से आप पूछ लेते हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन से पूछ लेते हो आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा, आर्ट डायरेक्टर से आप पूछ लेते हो। तो वो कैलकुलेशन करके आप डेडलाइन डिसाइड कर लेते हो, तो फिर अब डेडलाइन पे काम होता है। अब फिर चीज़ें एकदम से फास्ट होती है कास्टिंग में। फिर अगर आपके पास कोई सेलिब्रिटी है, आपने लॉक किया है, तो फिर उसके हिसाब से शेड्यूल भी चेंज होता है, क्योंकि जब तक एक बड़ा एक्टर जो आप लेने की सोच रहे हैं, एक बड़ा एक्टर हर फिल्म में लिया जाता है मोस्टली, अगर नहीं लिया जाता है तो एक अलग बात है। यूनिवर्सली 1 या 2 स्टैंडर्ड प्रोसेस में आपको लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत नोन एक्टर्स, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, सेमी नोन सेलिब्रिटी लिए जाते हैं। सेमी नोन सेलिब्रिटी का एक काम ये होता है कि वो जो डेट देगा, अगर उसने आपको 10 दिन दिए हैं, आपने 10 दिन उससे मांगे, 15 दिन मांगे, भी आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको पता हो आपको कितने दिन के लिए एक एक्टर लगने वाला है, तो वो जो डेट्स आपको देता है तो उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल वर्कआउट होता है, उससे उसके हिसाब से आपकी पूरी डेडलाइन चेंज हो जाती है। क्योंकि वो एक्टर के जो डेट्स हैं वो चेंज नहीं होते, क्योंकि बड़ा एक्टर होता है, और अगर उसने वो डेट्स दी है तो आपको शेड्यूल और बाकी चीज़ें उसके हिसाब से प्लान करनी पड़ती हैं। तो ये जब आपकी मेन कास्टिंग लॉक होती है तब बाकी चीज़ें अपने आप लॉक हो जाती है। आपको शेड्यूल लॉक हो जाएगा, किस डेट में आप शूट कर रहे हैं वो सब लॉक हो जाता है। फिर आप रेकी करते हैं, फिर आप लोकेशंस फाइनल करते हैं। एक्टर लॉक होने के बाद कई सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती है तो उनको फाइनल टच दिया जाता है। अब ये डेडलाइन के बाद बेसिकली जब आप डेडलाइन डिसाइड करते हो, सेलिब्रिटी लॉक हुआ नहीं हुआ, एक्टर लॉक हुए नहीं हुए, वो बात की बात होती है, लेकिन आप एक डेडलाइन डिसाइड कर लेते हो कि इस डेट तक जो भी मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होगा मैं उसके साथ जाऊँगा एक्टरों के लिए। तो आप डिसाइड करते हो, उसके बाद आप लोकेशन रेकी स्टार्ट करते हो। पैरेलली आप शॉर्ट डिवीज़न भी स्टार्ट करते हो, डायरेक्शन टीम, सिनेमेटोग्राफर टीम, आर्ट डायरेक्शन टीम, कॉस्ट्यूम, मेकअप सब साथ में बैठते हैं, एक एक चीज़ डिसाइड होती है कि उसका कलर टोन क्या रहेगा, कपड़े का मेकअप किस तरह से रखना है, बैकग्राउंड किस तरह का रहेगा, वो सारी चीज़ें 3-4 डिपार्टमेंट मिलके डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये मेन लुक डिसाइड करता है फिल्म का कि आपका कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपकी कास्टिंग जब लॉक होती है तो उसके जब लोकेशंस लॉक हो जाते हैं, कास्टिंग लॉक हो जाती है, तो फिर वर्कशॉप स्टार्ट होता है। वर्कशॉप एक मतलब मेन एक्टर भी आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए रीडिंग तो आप उनके साथ भी करते हो। तो जब वो लोग आते हैं आपके साथ बैठते हैं, जब आप उनके साथ वर्कशॉप स्टार्ट करते हो तो आप बेसिकली उनके कैरेक्टर को बताते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की रहेगी, उनके बात करने का तरीका किस तरह का रहेगा। बड़ी फिल्म में तो इसमें 1-1.5 महीना लगता है, छोटी फिल्म में तो 10 या 15 दिन आप लेते हो वर्कशॉप के लिए। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। जब सारी चीज़ें आपके एक्टर लॉक हो जाते हैं तो मेन चीज़ स्टार्ट होती है, फिल्म को बेचना कैसे है, वो सारी चीज़ें आप स्टार्ट करते हो। जब आपके एक्टर लॉक होते हैं, आप कोशिश करते हो शूट से जाने से पहले आपकी फिल्म बिक जाए या आपकी फिल्म लॉक हो जाए, कि कितना पैसा आपको आ रहा है, क्या आ रहा है। उससे पहले बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जब आप HODs हायर करते हो तो वो कई बार शेड्यूल ज़्यादा दिन का बन रहा होता है तो उसको कम डेज में ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट बजट जब आप फिल्म लिखने बैठते हो तभी आप डिसाइड करते हो कि इतने में मुझे फिल्म बनानी है, लेकिन लिखी जाती है फिल्म, फिर उसकी लोकेशन, फिर सारी चीज़ों के बाद जब कास्टिंग लॉक हो जाती है, कास्टिंग लॉक नहीं भी होती है तो भी आप मतलब आपको पता चल जाता है कितने जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, मुझे कितनी लोकेशंस लगने वाली हैं, कितने दिन शूट करने वाला हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट बजट पता चल जाता है कि कितना लगने वाला है। तो जब आपकी कास्टिंग लॉक हो जाती है और ये बजट लॉक हो जाता है तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हो और फिर आप सबसे पहले तो PR हायर करते हो। अगर बड़ी चीज़ें नहीं तो लोग PR शूट के बाद भी हायर करते हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट तो PR पहले हायर करते हैं, छोटी फिल्म में तो लोग बाद में हायर करते हैं। तो
तो पीआर जब हायर करते हो तो वो आपकी फिल्म से रिलेटेड की जो प्रमोशंस हैं वो स्टार्ट कर देता है। मतलब आप देखते हो कि तरन, आदर्श या बड़े बड़े जो बॉलीवुड न्यूज़ चैनल्स हैं या पर्टिकुलर बॉलीवुड की जो न्यूज़ देते हैं, वो जो शोज़ हैं उसमें उस फिल्म के बारे में बताना या वेब सीरीज़ के बारे में बोलना या टीवी शो के बारे में बताना चालू कर देते हैं कि ये एक नई फिल्म शुरू हो रही है, वेब सीरीज़ शुरू हो रही है, टीवी शो शुरू हो रहा है, जिसमें ये एक्टर हैं, इस डेट से शूटिंग शुरू होगी, इस डेट को रिलीज़ होगा। वो सारी डिटेल, वो प्रमोशंस आपका स्टार्ट कर देता है पीआर। सोशल नेटवर्किंग पे चीज़ें हो जाती हैं। पोस्टर्स, एक छोटा सा जो एक बेसिक पोस्टर होता है वो बनाकर डाल देते हैं, वो उस तरह से उधर भी प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। और आप एक प्रॉपर फाइनल प्रेजेंटेशन जो पीपीटी आप रेडी करते हैं वो ले जाकर आप स्टूडियोज़ में पिच करते हैं। वो ले जाकर आप स्टूडियो में पिच करते हैं और उनको, मतलब उनको, अगर आपके पास कोई बड़ा एक्टर है तो आप पूरी पीपीटी लेकर जाते हैं। आप उनको बोलते हैं कि मैंने ये एक्टर लिए हैं और ये मेरे लोकेशन से, मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और स्टूडियोज़ को पिच करते हो आप। स्टूडियोज़ का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर स्टूडियो ऑन बोर्ड आता है तो वो आपके फिल्म बनने के बाद ऑलमोस्ट ख़रीद लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर बड़ा प्रोड्यूसर है तो वो पार्टनरशिप में भी रखते हैं चीज़ें। तो रिलीजिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टूडियो डिसाइड करता है कि कितने सिनेमाज में रिलीज़ होगी, कितने थिएटर्स में रिलीज़ होगी, कितनी स्क्रीनिंग होंगी। वो सारी चीज़ें वो स्टूडियो डिसाइड करता है। बड़ी फिल्मों की बात बता रहा हूँ। और फिर उसके, अगर बड़ा प्रोड्यूसर है तो उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं। कई बार स्टूडियो इस तरह का टाइप करता है कि आप फिल्म बना के हमको भेज दो, सारे राइट्स लाइफ टाइम के लिए हमारे हो जाएंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है, सिर्फ थिएटर्स की डील होती है। थिएटर से जितना पैसा आएगा वो इतना इतना डिवाइड होगा, या थिएटर्स में जो रिलीज़ होगी उसके लिए स्टूडियो आपसे ख़रीद लेते हैं। कितने पैसे आपको देने वो एक लाइफ टाइम दे देते हैं। फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो, थिएटर में आपका उससे लेना देना नहीं होता। लेकिन बाकी राइट्स जो होते हैं उसके जितने भी पैसे आते हैं वो आपके होते हैं। थिएटिकल रिलीज़ है, सॉरी, ओवरसीज राइट्स है, डिजिटल राइट्स है, दूरदर्शन का अलग राइट्स होता है। तो इससे राइट्स से जो पैसे आते हैं वो आपके होते हैं। कई बार स्टूडियो खरीद लेते हैं राइट्स, पूरे राइट्स भी उन्हीं के हो जाते हैं लाइफ टाइम के। अलग अलग तरह की डील होती है। थिएटर की अलग डील होती है, परसेंटेज पर अलग डील होती है, लाइफ टाइम की डील अलग होती है। तो वो डील के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी फिल्म हमेशा के लिए ख़रीद रहे हैं कि सिर्फ थिएटर के लिए ख़रीद रहे हैं, या थिएटर में रिलीज़ जब आपकी होगी स्टूडियो आपके साथ पार्टनरशिप में रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे आप। वो जो भी डीलिंग है वो आप पेपर पे बैठ के करते हो। अगर छोटी फिल्म है तो स्टूडियो जल्दी नहीं आते। छोटी फिल्म का मतलब अगर कोई बहुत बड़ा या सेमी नोन आर्टिस्ट भी आपकी चीज़ में, आपके फिल्म में नहीं है, सेमी नोन आर्टिस्ट से भी कई बार स्टूडियो आ जाते हैं और कई बार नहीं आते। वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट किस तरह का है, टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, बजट आपका किस तरह का है, वो हर चीज़ कैलकुलेट होती है। अगर ज़्यादा बजट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट है और स्टूडियो को लगता है इसमें रिस्क है तो वो नहीं भी आते हैं। अगर एक्टर बड़ा नहीं है तो मोस्टली स्टूडियोज़ नहीं आते हैं। बॉटम लाइन ये है। तो फिर स्टूडियोज़ को आप अप्रोच ज़रूर करिए अगर आप बना रहे हैं फिल्म, इस तरह का कुछ प्लान करें, भले वो नहीं है। कई बार वो आ जाते हैं, स्क्रिप्ट बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो फिर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपकी, अगर बड़ा स्टूडियो आ जाता है तो बड़ा एक्टर भी आ जाता है आपके पास, फिल्म अपने आप बड़ी हो जाती है। अगर चीज़ें, बाकी चीज़ें उन्हें लगता है दम है तो भी स्टूडियो कई बार जुड़ जाता है। वो एक्टर अपने नाम पर, अपने उस पर रिलेशन पे ले आते हैं। स्टूडियो जुड़ता है तो फिर उनके क्रिएटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर स्टोरी थोड़ी बहुत, वो मार्केटिंग, अभी तक आपने क्रिएटिवली स्क्रिप्ट सारी डेवलप की होती है। जब स्टूडियो इन्वॉल्व होता है तो मार्केटिंग के हिसाब से चीज़ें डेवलप होती हैं थोड़ी सी, कि एक गाना ऐड कर दो, एक रोमांटिक गाना ऐड कर दो, एक डांस सीक्वेंस डाल दो। वो डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, उस हिसाब से मार्केटिंग के हिसाब से भी स्टूडियो इन्वॉल्व होता है। कई बार आपका पीआर आपको बोलता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस इस तरह की, तो आप एक इस तरह की भी कुछ चीज़ें फिल्म में रखिए। वो पूरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी आपको बताता है, तो उस हिसाब से भी कई बार स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो इसके बाद फिर शूट स्टार्ट होता है। अगर आपको स्टूडियो मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप शूट स्टार्ट करते हो। शूट में हर किसी का अपना एक काम होता है। एक प्री प्रोडक्शन की टीम होती है, जो प्रोडक्शन का एक पर्सन होता है जो मेक श्योर करता है सभी लोग टाइम पे आ जाए और टाइम पे शूट शुरू हो जाए, टाइम पर रोलिंग हो जाए। रोल का बहुत चक्कर होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, डायरेक्शन टीम होती है, वो सारी क्रिएटिव चीज़ें देखती है। और डायरेक्शन टीम हर जगह सुपरवाइज करती है। मतलब आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो
सारे मतलब आर्टिस्ट कब आना है, किसको कब जाना है, पूरी शेड्यूलिंग, सीन जितने हमने सोचे हैं वो सीन सारे हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर इसका प्लान भी क्या होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई शूटिंग में कोई किसी भी रीजन की वजह से शूटिंग रुक जाती है, कभी जनरेटर ख़राब हो गया, कभी डीजल ख़त्म हो गया, कभी कैमरा ख़राब हो गया, कैमरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, तो शूटिंग डेज भी बढ़ रहे हैं। तो वो किस तरह से मैनेज करना वो ईपी देखता है या आपका प्रोडक्शन पर्सन देखता है, जो हेड होगा वहाँ का। और डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से आप ये देखते हो कि अब आर्टिस्ट कोई डिले ना करे, कुछ शूटिंग स्मूथली चलता रहे, किसी भी वजह से शूटिंग रुके नहीं। वो डायरेक्शन टीम की डिपार्टमेंट देखता है। वो बेसिकली स्पेशली चीफ एडी का काम होता है वो, कि आर्टिस्ट टाइम पर आ जाए, उनका मेकअप वेकअप हो जाए। उसके लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, बट चीफ एडी फॉलो लेता है सारी चीज़ों के। कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आनी है, कोई मान लीजिए किसी आर्टिस्ट के लिए कार आनी है, तो वो कार टाइम पे आ जाए, तो ये उसका काम होता है। प्रोडक्शन वाला चीज़ें जो सारे वेंडर्स हैं वो सारी चीज़ें फॉलोअप करता है। कैमरा टाइम पर आ रहा है कि नहीं, लाइट टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही। मान लीजिए एक लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वो मेक श्योर करता है कि सारे जो व्हीकल्स हैं शिफ्टिंग के लिए वो वहाँ पे हों, और जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो जाए, ताकि शिफ्टिंग में टाइम कम बचे, टाइम कम लगे। और इसके बाद आपका जब शूट हो जाता है, शूट के साथ साथ आप एडिट में रोज़ का रोज़ आपका मटेरियल जाता रहता है, वो एडिट होता रहता है। कई बार आप पूरा स्टॉक ले लेते हो, फिर उसके बाद एडिट करते हो। कई बार होता है डेली का डेली शूट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, एडिटर को जाने लगती है टेप्स और सारी चीज़ें, और वो एडिट स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हाँ, जब कास्टिंग लॉक हो जाती है तो वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप के बाद लुक टेस्ट होते हैं, और लुक टेस्ट के बाद उनके फ़ोटो शूट भी होते हैं। मान लीजिए आपने किसी को भाई बहन या माता पिता दिखाया है, तो उनके कुछ फ़ोटोज़ होंगे जो आप घर में लगाओगे, तो वो सारा फ़ोटो सेशन होता है। पोस्टर्स जब आप बनाने वाले हो आगे जाकर, जब आप फिल्म रिलीज़ करने पर आओगे, तो पोस्टर्स के लिए जो फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं वो भी स्पेशली आप उस दिन शूट करते हो। सारी चीज़ें वर्कआउट करके आप निकाल कर लेकर आते हो। इस तरह से ये सारी चीज़ें तब होती हैं। इसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप एडिट होता है। एडिट ख़त्म, सबसे पहले एडिट लॉक होता है। एडिट लॉक होने के बाद फिल्म चली जाती है, डबिंग के लिए जाती है, डीआई के लिए चली जाती है। एडिट लॉक करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो सब हिल जाता है। एडिट आप अगर बाद में आप नहीं हिला सकते, क्योंकि अगर बाद में आप चेंजेस करोगे तो आपकी जो डबिंग है वो हिल जाएगी, आपका जो डीआई हुआ है वो हिल जाएगा। कोई शॉट आप ऐड करोगे तो उसका डीआई नहीं होगा, कोई शॉट आप काटोगे तो वो भी ड्यूरेशन हिल जाएगा। तो वो एडिट पहले आपको लॉक करना पड़ता है, फिर वो डबिंग के लिए चला जाता है, फिर वो उसके लिए चला जाता है, क्या बोलते हैं, डीआई के लिए चला जाता है, म्यूज़िक के लिए चला जाता है, फिर सारी म्यूज़िक होके आ जाता है, डीआई होके आ जाता है, डबिंग होके आ सकता है, फिर वापस से आप डबिंग के साथ म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, डीआई के साथ पूरी फिल्म को देखते हो। अगर आपको उसमें कमी लगती है तो कई बार ये डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई एडिट चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो वो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। इसके बाद जब आपकी फिल्म लॉक हो जाती है तो प्रोमो टीजर के लिए कई बार स्पेशल एडिटर हायर होता है, जो ऑन प्रमोशन सारे देखते हैं। प्रमोशंस के लिए जो कई कंपनीज़ हैं जो पूरा प्रमोशन देखते हैं आपका, तो वो उनके पास एडिटर्स भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। बेसिकली वो प्रमोशन पूरा करते हैं आपकी फ़िल्म का, तो वो उनको आप हायर करते हो, तो उनके पास एडिटर वगैरह सब होते हो, टेलर वेलर काटते नहीं होते, तो प्रोमो टीज़र आप खुद कटवाते हो, खुद बनवाते हो। जो एडिटर एक स्पेशलिस्ट प्रोमो एडिटर्स आते हैं, तो उनके थ्रू आप करवाते हो। कई बार आपका जो एडिटर होता है वही करता है, आप सारे लोगों को नहीं बुलाते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ आज, बेकार का इसको नहीं बढ़ाते हैं। जिनको देखना है, जिनको नॉलेज चाहिए, वो बड़ा हो छोटा वो देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये स्क्रिप्ट और चीज़ें लॉक हो जाने के बाद, अगर आपका बिगनिंग में स्टूडियो नहीं था, तो अब आप फिल्म ले जाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाते हो। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वो आपकी फ़िल्म को रिलीज़ करते हैं, आप उनको दे देते हो। और अगर आपकी फ़िल्म बड़ी नहीं है तो आपको रिलीज़ में भी खुद ही पैसे डालने होते हैं। अगर आपकी फ़िल्म बड़ी है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर वो जो थिएटर से पैसा आता है वो डिवाइड हो जाता है दोनों में। आपको यहाँ तक खर्चा करना है, इसके बाद का डिस्ट्रीब्यूटर देख लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट करता है प्रमोशंस पे और बाकी चीज़ों पे। अगर आपकी फ़िल्म बड़ी नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर आपको हायर करना पड़ता है, क्योंकि वही पूरी फिल्म आपकी हर जगह रिलीज़ करता है, हर कंट्री में रिलीज़ करेगा, कंट्री वाइज रिलीज़ करेगा, या आपका सिटी में कंट्री में सिटी टू सिटी रिलीज़ करेगा, तो वो तो हायर करना ही है आपको।
उसका किस तरह से क्या प्रोसेस होगा वो आपका डिसाइड होता है आपकी फ़िल्म कितनी बड़ी है और आपकी फ़िल्म कितनी अच्छी बनी है। तो आप पहले उनको दिखाते हो, फिर डिजिटल राइट्स होते हैं। डिजिटल राइट्स का मतलब डिजिटली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में आती हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, तो उनको भी आप दिखाते हो। कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो ले लेता है। मोस्टली अगर छोटी फिल्म है तो इन अ बिगिनिंग वो लोग नहीं लेते हैं, पहले आप थिएटर में रिलीज़ करते हो और थिएटर में जिस तरह का रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से बजट डिसाइड होता है कि डिजिटल राइट्स उसका कितने में जाएगा। उसका सेटेलाइट्स का राइट मतलब जो टीवी चैनल्स हैं उसको सेटेलाइट बोलते हैं। सेटेलाइट राइट चैनल पे कितने पैसे में वो बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डिसाइड होती हैं। तो फिर आप फिल्म बनाने के बाद सारे लोगों को दिखाते हो और फिर इस तरह से चीज़ें होती हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा शोर होगा क्योंकि बाहर मेरा जो कचरे वाला है वो बहुत शोर करता है, तो अपना वीडियो वैसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो बेसिक चीज़ें वो मैं और डिटेल में बताऊँगा। तो बेसिक क्लियर हो गया। इस तरह से बनाने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रेडी हो जाते हैं मोस्टली आपकी फ़िल्म के लिए। तो अगर आपकी छोटी फिल्म है तो आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी डालते हैं पैसे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट शेयरिंग आपको देना ही पड़ता है। थिएटर से कितना पैसा क्या आएगा वो कुछ डिसाइड होता है, कितना आप डाल रहे हैं कितना वो डाल रहा है। अगर वो नहीं डाल रहा है तो फिर एक अलग डील होती है। वो फिल्म टू फिल्म वेरी करती है कि किसका क्या कितना रहेगा। इसके बाद जो मेन चीज़, हाँ, इसके बाद फिल्म रिलीज़ हो जाती है। रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे राइट्स होते हैं। सेटेलाइट राइट्स होता है, डिजिटल राइट्स होता है, ओवरसीज़ राइट्स होता है। एक एक राइट्स के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी डिटेल में बात करूँ तो ये हर राइट्स ना 2 तरह से बिकता है। एक तो 3 से 4 साल के लिए होता है, 3 साल मोस्टली 3 साल के लिए होता है। अगर आपने सेटेलाइट राइट्स मान लीजिए सोनी को दे दिया, सोनी टेलीविज़न को, तो वो उनके पास 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल के बाद आप किसी दूसरे चैनल को भी दे सकते हो, कलर्स को दे सकते हो, आप जी को दे सकते हो। 3-4 साल के बाद आप वो भी चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी सेटेलाइट राइट्स की डील होती है। कई बार सेटेलाइट राइट्स या कोई भी राइट्स, सिर्फ सेटेलाइट का नहीं, ओवरसीज़ का भी यही रूल होता है, डिजिटल का भी यही रूल होता है कि आप लाइफ टाइम के लिए देना चाहते हो कि 3-4 साल के लिए देना चाहते हो। रिन्यूअल होता रहता है हर 3-4 साल में, उसके राइट्स रिन्यूअल होते रहते हैं, तो उधर से पैसा आता रहता है। इसी तरह म्यूज़िक राइट्स होते हैं, लाइफ टाइम के लिए देते हैं मोस्टली लोग। तो हर 3 साल के लिए राइट दिए जाते हैं, फिर वो चेंज होते रहते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए किसी को देना है तो आप लाइफ टाइम के लिए दे सकते हो। ये पूरा एंटायर प्रोसेस होता है। इस तरह से आप पैसे कमाते हैं और इस तरह से फिल्में बनती हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हो गया हो, क्योंकि लास्ट में मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ ली थी तो पता नहीं मैं कुछ मिस ना कर गया हूँ। एनीवे, मुझे अगर लगेगा तो मैं दूसरे वीडियोज़ में थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा आपको। आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया और आज का वीडियो भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।